देखिए, बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा मिली है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों का दोषी ठहराया गया है। ढाका की विशेष ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में अपना फैसला सुना दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि शेख हसीना ने हिंसा के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाया और छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, और जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई, कई हजारों लोग भी छात्र इसमें घायल हो गए, और सरकार के मुखिया के तौर पर भी वो असमर्थ रही। ये भी अपने ट्रिब्यूनल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में बात कही है। यानी कई बड़ी चीजों के बाद अब ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया है। शेख हसीना को ना सिर्फ दोषी माना गया, बल्कि उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई है। देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि इस मामले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला सामने आया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर आरोपों का दोषी ठहराया गया है। और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय उपाध्याय, क्या कोर्ट ने दोषी तो मान लिया है, लेकिन सजा क्या सुनाई है, अगर आप इसको क्लियर कर सके तो? देखिए, शेख हसीना के ऊपर मुख्यतः 5 बड़े आरोप लगाए गए थे। उसमें से जो 3 आरोप हैं, जिसके अंदर जो जुलाई में जिस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उसको भड़काने का आरोप लगाया गया, उसको दबाने के लिए मैक्सिमम लीथल पावर के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, और साथ ही जो लोग इस लीथल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उनको रोकने में इनएक्शन यानी किसी तरीके की कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। और इन तमाम काउंट्स के ऊपर जो है उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें सजाए मौत की भी घोषणा की गई है। तो ये बड़ी जो घोषणाएं हैं, ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो आईसीटी है बांग्लादेश का, उसकी तरफ से की गई हैं। जजेस ने वो चार्जेस पढ़े हैं। इसके अलावा उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया था। इसके साथ साथ जो है क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्ज लगाया गया था, यानी जानबूझकर इसका षड्यंत्र रचना, साथ ही जो है मिलिट्री वेपन्स का इस्तेमाल करके निहत्थे लोगों को मारना। ये तमाम जो आरोप हैं वो शेख हसीना के ऊपर लगाए गए थे, लेकिन शेख हसीना की तरफ से इन तमाम चार्जेस को पहले ही नकारा जा चुका है। उनकी तरफ से कहा जा चुका है कि ये झूठे आरोप हैं। और आप ये देखिए कि उनका जो पूरा प्रोसिक्यूशन है सुमित, वो उन्हें इन एब्सेंशिया हुआ है, यानी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और उनके खिलाफ पूरा जो केस और प्रोसीडिंग्स है वो ढाका के अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को वापस मांगने के लिए, लेने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि शेख हसीना तो भारत में मौजूद हैं अगस्त 2024 के बाद से। एक बात बताइए, क्योंकि इस क्लॉज में मैं पढ़ रहा था, इस क्लॉज में एक बात बहुत स्पेसिफिकली कही गई है कि जजमेंट सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर शेख हसीना को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या 30 दिन में उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर फिर उनके पास इसको चैलेंज करने का, अपील करने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी शेख हसीना की दिक्कतें दोनों तरफ से होंगी। अगर वो सरेंडर करती हैं तब भी उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, और नहीं करती हैं तो उनके पास अपील का मौका भी खो जाएगा। देखिए, अब यहां पर पेचीदगी फंसती है कि अगर वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से होती, यानी वो बांग्लादेश में होती, तो बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर ये प्रावधान लागू होते। उन्हें तत्काल अरेस्ट किया जा सकता था, प्रोनाउंसमेंट के बाद में उन्हें जेल भेजा जा सकता था, उसके बाद 30 दिन का समयावधि में। पर चूंकि वो भारत के अंदर मौजूद हैं, इसलिए अब बांग्लादेश को प्रोसेस जो करना होगा, बांग्लादेश को वो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के साथ में पेपर्स भेजने होंगे भारत के पास, और भारत इसके आधार पर देखेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के पास में इंटरनेशनल कोर्ट जाने का विकल्प होता है। इसके अलावा वो रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवा सकते हैं और जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं। लेकिन चूंकि शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, इसलिए शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई या अपना जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाने के जो अधिकार हैं वो फिलहाल बांग्लादेश के पास नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का जो कानून है वो बांग्लादेश की हद तक ही लागू होता है। बांग्लादेश की हद के बाहर, यानी भारत की हद में, वो कानून उस तरीके से लागू नहीं होता है। इसलिए उन्हें भारत सरकार से यह आग्रह करना पड़ेगा, अनुरोध करना पड़ेगा। और अब यह देखना है कि भारत सरकार इस मामले के अंदर क्या रुख और रवैया अपनाती है, क्योंकि ये सारा मामला जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में अब बांग्लादेश की तरफ से आएगा। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कहा गया, जो बांग्लादेश की तरफ से जब शेख हसीना को वापस मांगा गया। हमारे साथ अनुपम भी जुड़े, अनुपम का रुख भी कर लेते हैं। अनुपम, लगातार फैसला सुना दिया गया, दोषी पाया गया, सजा भी सुना दी गई, लेकिन हमने वहां पे जो विरोध प्रदर्शन देखा था, जो आगजनी हमने देखी थी कल से ही, क्या उसकी कुछ अभी भी खबरें मिल रही हैं, या सरकार की तरफ से इन इलाकों को पूरी तरीके से कॉर्डन कर दिया गया है?
जी देखिए, कल रात जिस तरह की आगजनी और हिंसा हुई थी उसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियों को काफी तौर पर मुस्तैद कर दिया गया था, तैनाती कर दी गई थी। बॉर्डर गार्ड सिक्योरिटी फोर्स जो है या बांग्लादेश पुलिस जो है, बांग्लादेश रैपिड फोर्स जो है, सभी को तैनात कर दिया गया था। कुछ प्रदर्शन जरूर हैं, लेकिन अभी तक जो सूचना हमारे पास है कि बहुत ज्यादा हिंसा की खबर अभी तक नहीं है। दरअसल आपको समझना होगा कि जो विरोध प्रदर्शन करेगा इस फैसले के खिलाफ, वो करेगा अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं वो करेंगे, लेकिन अवामी लीग के वर्कर्स अभी नेता विहीन है, वहां पे कोई लीडर ही नहीं है अवामी लीग का। तो ऐसे में इस पूरे विरोध को, जैसा कि अवामी लीग ने आज बंद बुलाया हुआ है समूचे बांग्लादेश में, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। उसकी वजह भी यही है कि बांग्लादेश में अभी अवामी लीग का कोई जो नेता है या लीडर स्तर का कोई व्यक्ति नहीं है जो इन सब विरोध को या प्रोटेस्ट को संगठित करे। तो ऐसे में जो भी छिटपुट विरोध प्रदर्शन होगा वो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर मुझे नहीं लगता कि विरोध प्रदर्शन वहां पर होगा, क्योंकि अवामी लीग जिसकी नेता शेख हसीना है वो वहां पर संगठित नहीं है, वो वहां पर है ही नहीं फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो। उसके वर्कर्स हैं, सिंपैथी जिनको है वो है, लेकिन एक लीडर या एक मास मूवमेंट के तौर पर जिस तरह की के रिसोर्सेज चाहिए वो फिलहाल अवामी लीग के पास बांग्लादेश में नहीं है। तो ऐसे में इस फैसले के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। अनुपम, एक और चीज, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जब ये सारी चीजें हुई थी तब शेख हसीना तो उस समय प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके अलावा कई और लोगों के खिलाफ भी ये मुकदमा चला गया। क्या उनको भी दोषी ठहरा दिया गया है? कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो नेता हैं जिनके खिलाफ ये फैसला है? जी देखिए, मुख्यतः 3 लोगों के खिलाफ यहाँ पर जो सुनवाई हुई है वो है प्रधानमंत्री शेख हसीना, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर असदुज्जमान खान कमाल, और उस वक्त जो पुलिस चीफ थे वो, जबकि वो पुलिस अप्रूवर हो गए थे तो उनको लीनियंसी दी जाएगी, वो बाद में अनाउंस किया जाएगा कि क्या दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अनाउंसमेंट किया गया है वो शेख हसीना के लिए और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके लिए किया गया है। मुख्यतः शेख हसीना को 2 काउंट्स में दोषी पाया गया है। पहले काउंट में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और तीसरे काउंट में उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। तो ये मुख्यतः अगर आप पूरे ट्रायल को देखें तो ज्यादातर जो बातें छन कर सामने आई, जो ऑब्जर्वेशंस सामने आए हैं, जो कोर्ट में जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के एविडेंसेस दिए गए, सब में लेकिन शेख हसीना को ही मुख्यतः सबसे बड़ा कसूरवार ठहराने का एक पूरी मंशा यहाँ पर नजर आती है। अब देखिए, इस पूरे मसले पर शेख हसीना वहां पर थी नहीं, शेख हसीना निर्वासित जीवन जी रही हैं अभी भारत में। ऐसे में उनकी ओर से जो डिफेंड करना वो भी बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ पर वो जो रिसोर्सेस थे वो भी वहां पर उस हिसाब से नहीं थे। तो जिस तरह की गवाही यहाँ पर दिखाई गई, कहा गया कि सीआईडी ने कोरैबोरेट किया है उस गवाहियों को, फॉरेंसिक से कोरैबोरेट किया गया है, जैसे जो वॉइस सैंपल्स लिए गए थे, जिस तरह की बातें शेख हसीना ने कही थी उस वक्त, उस दौरान जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी या जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई थी, उन सब की बातें आज जो ट्रायल हुआ उसके दौरान कही गई, सुनाई गई, बताई गई। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज अगर आप देखें तो एक जो मतलब चीज हमें दिखाई दे रही थी वो ये थी कि शेख हसीना को शुरू से ही एक गिल्टी करने का जो एविडेंस था उनके खिलाफ शुरू से ही सामने आ रहे थे, जो कोर्ट में इस तरह की बातें हो रही थी। तो ऐसे में 2-3 बातें आपको समझनी होंगी। एक, यहाँ पर शेख हसीना डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं थी। दूसरा, उनके खिलाफ अभी जो सरकार है वो अंतरिम सरकार है, यूनुस की सरकार है, जो खास तौर पर मुख्य विरोधी है शेख हसीना की। शेख हसीना ने भी उनको मुख्य विरोधी बार बार बताया है।